नमस्कार दोस्तों, यूनिक वेब क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, शिक्षा जगत में एक शानदार उपलब्धि के साथ श्री मोहित जी लखोटिया। क्या इनकी उपलब्धि है, क्या इनका अचीवमेंट है, अभी सभी हम इन्हीं की मुखजबानी जानेंगे और बात करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने इसकी प्रिपरेशन करी। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने अचीवमेंट के बारे में बताएं, जिसकी वजह से आप अभी काफ़ी लाइमलाइट में चल रहे हैं। ऐसा है, एक द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक कोर्स करवाता है, CMA जिसको कहते हैं। पहले ये ICWA के नाम से था, अभी इसको CMA कहते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। उसमें मेरी फाइनल लेवल पर ऑल इंडिया सेकेंड रैंक रही है और उसी की वजह से अभी मैं यहाँ आया हूँ। तो ये जैसा आपने जाना है कि भाई ऑल ओवर इंडिया सेकंड रैंक और नॉर्दर्न इंडिया में इसी में इनका फर्स्ट रैंक है। और हमारी इनमें इतनी रुचि दो कारण से है इनसे इंटरव्यू करने में। पहला तो कि ये हमारे पर्वत सर से हैं और बहुत खुशी होती है कि जब पर्वत सर जैसी जगह से कोई व्यक्ति उठ कर के आगे आता है और इस तरह की उपलब्धि हासिल करता है। दूसरा कि एक ऐसा अननोन सा अनपॉपुलर सा ये कोर्स है जिसमें इन्होंने ये अचीवमेंट लिया है। तो कॉमर्स की जब अपन बात करते हैं तो अपने दिमाग में आता है कि भाई CA बन जाओ, CS बन जाओ, लेकिन इसमें बहुत सारे स्कोप्स दूसरे भी हैं। वो क्या हैं, इसके बारे में आप हमें सर, जब बच्चा 10th के बाद में 11th में कॉमर्स लेता है, उसके माइंडसेट होता है कि मुझे CA करना है, या फिर उसका माइंडसेट ये होता है कि कॉमर्स में CA के सिवा कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे कहीं से सुन लेता है तो उसको सुनाई देता है CS। CMA जो कोर्स है वो थोड़ा सा अभी अनपॉपुलर है, इतना जानते नहीं। हालांकि ये कोर्स 1960 से बना हुआ है लगभग, लेकिन इसको इतना जानते नहीं है कहीं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कॉमर्स लाइन में अगर अपन जाएं तो CMA भी एक कोर्स होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आप इसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा BCA, MCA, BCom, ये तो नॉर्मल जो ग्रेजुएशन डिग्रीज है ये होती ही है। इसके अलावा अगर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो उसमें ये 3 कोर्सेज होते हैं। इन 3 कोर्सेज के बाद में फर्दर अपन बाहर की डिग्रीज भी ले सकते हैं, अब्रॉड की भी, जैसे सीमा लंदन की डिग्री ले सकते हैं, डीसा की डिग्री ले सकते हैं, हम CPA कर सकते हैं, हम CFA कर सकते हैं, हम ACCA कर सकते हैं, ये सभी डिग्री। तो कॉमर्स का फील्ड बहुत वाइल्ड है सर, उसमें काफ़ी चीज़ें अपन कर सकते हैं। तो जैसे आपने ये जब कोर्स चयन किया तो इसके पीछे आपकी प्रेरणा स्रोत क्या थी? सर, सबसे पहला तो जो प्रेरणा स्रोत मेरे मम्मी जी रहे। मम्मी जी मतलब मेरे ताई जी, जिनको मैं मम्मी जी कहता हूँ, हालांकि अब वो नहीं रहे, लेकिन सबसे पहला और सबसे मुख्य प्रेरणा स्रोत मेरे वही रहे। उन्होंने हमेशा से भर रखा था मन में कि तुम्हें आगे ही बढ़ना है और आगे कैसे बढ़ना है ये तुम्हें खुद सोचना है। फिर सर यहाँ से मैं एक्चुअली बेसिकली 10th तक यहाँ पर सर रहा। उसके बाद मैं जयपुर चला गया था पढ़ने के लिए 11th और 12th में ही। वहाँ पढ़ते पढ़ते ये मन में था कि कॉमर्स लेनी है। 10th का रिजल्ट आया था सर, मैं आपको एक बात बताऊंगा, मेरे 99 मार्क्स थे साइंस में, लेकिन मुझे मना कर दिया गया कि आपको साइंस में एडमिशन लेना पड़ेगा। मतलब मुझे ऐसा कहा गया था, मेरा मन था कॉमर्स लेना है, मुझे कहा गया आपको मिलेगा ही साइंस में। मैंने कहा यार देख लो, अगर कॉमर्स दे तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस जाएंगे गांव अपने। बड़ी मुश्किलों से मिला था कॉमर्स लेकर के, और उसके बाद में मैंने स्टडी स्टार्ट की थी। मेरे एक भैया हैं, बुआ के लड़के, वो ICAI में थे, तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा CA कर ले। मैंने कहा भैया CA तो नहीं करना, अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं तब बताओ। फिर उन्होंने मुझे ऑनेस्ट एक गाइडलाइन दी कि तू CMA कर सकता है, इस तरह का एक कोर्स है, CS कर सकता है, बट CS से बेटर है तू CMA कर ले। CMA करने से, मैंने कहा भैया ये तो नाम कभी सुना ही नहीं। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स अच्छा है, तू कर, तू पता कर इसके बारे में। बेसिकली अभी इसका स्कोप नहीं है इतना, लेकिन आज के 3 या 4 सालों में मैं ये देख रहा हूँ कि पक्का इसका अच्छा स्कोप आएगा। उनसे बात की, उसके बाद में सर एक एजुकेशन फेयर हुआ था हमारे उधर, तो मैंने उस एजुकेशन फेयर में भी गया मैं वहाँ पे। तब वहाँ दिल्ली NIRC से मेंबर्स आए थे CMA के। तब वहाँ CMA से नाम देखा तो लगा यार भैया ने बताया था CMA ये सेम ही चीज़ होगी कुछ, चलो चलते हैं। उनसे जाके बात की तब पता चला कि हाँ यार ऐसा कुछ कोर्स है। उसके बाद में सर जयपुर में पता किया, फिर एक जयपुर में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ध्रुव कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, मैंने वहीं से अपनी कोचिंग भी की थी इसी की CMA कोर्स की। तो वहाँ ध्रुव कोचिंग क्लासेस जब मैं गया तो वहाँ डायरेक्टर सर है पुनीत बाजोरिया जी, उनके पास गया। उन्होंने फिर मुझे ऑनेस्ट गाइडलाइन दी इस बारे में कि देखो मोहित, ऐसा है CMA इस टाइम पर तो पॉपुलर नहीं है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ आगे 3-4 सालों में पक्का शानदार इसका स्कोप आएगा। सर उस टाइम उनकी भी बात मानी, और आज हाँ सीरियसली मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, काफ़ी कुछ नाम हो गया, पहले के मुकाबले काफ़ी कुछ बढ़ चुका CMA का नाम।
अगर बाकी सब स्टूडेंट्स अब CMA में कोर्स में जाते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, अब जरा आप ये बताएं कि इसकी प्रिपरेशन के लिए आप अपने आप को किस प्रकार तैयार करते थे? प्रिपरेशन सर ऐसी रहती थी कि खुद हिंदी मीडियम से थे, 10th तक यहाँ रहे। पर्वत सर एक कस्बा है छोटा सा, यहाँ रहे तो यहाँ पर हिंदी मीडियम से पढ़े। उसके बाद में जयपुर गए तो वो इंग्लिश में हैंड टू हैंड जाने की हिम्मत नहीं हो पाई, इसलिए वहाँ भी हिंदी मीडियम ही ले लिया। 11th-12th तक हिंदी मीडियम किया। तो फिर एक डर था यार अब आगे प्रोफेशनल कोर्स इंग्लिश में करना है तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्या रहेगा। तो सर फिर उसको ऐसा किया कि नहीं करते हैं, एक बार के लिए अपन इंग्लिश लेते हैं, इंग्लिश लेकर के करें क्या, प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो सर प्राइवेट कोचिंग ध्रुव कोचिंग क्लासेस मैंने बताया आपको, वो ज्वाइन की। वहाँ से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। वहाँ कोर्स ड्यूरेशन जो भी रहता था उस कोर्स ड्यूरेशन में उन्होंने कोर्स करवाया। उसके बाद में सेल्फ स्टडी का टाइम मिला। सबसे जो बेस्ट उनका पार्ट था वो ये था, वो लोग सर हर मतलब एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं। 2 महीने टेस्ट सीरीज चलती है उनकी। तो उस 2 महीने की टेस्ट सीरीज में हर दूसरे दिन टेस्ट होता है लगभग। उस टेस्ट सीरीज से बहुत फायदा मिलता है। उस टेस्ट सीरीज से खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाता है, प्लस ये पता चल जाता है कि 2 दिन में आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। तो वो उस टेस्ट सीरीज का बहुत फायदा रहा। अच्छा, आप कितना घंटा पर डे स्टडी में देते थे? सर अगर मैं सेल्फ स्टडी की बात करूं, कोचिंग टाइम जब तक मेरा चलता था तब तक तो मेरा सिर्फ ये रहता था रेगुलर स्टडी, जो आज पढ़ के आए उस कंटेंट को आकर के रिवाइज कर लिया। इससे ज़्यादा नहीं हो पाता था क्योंकि थकान भी हो जाती थी कोचिंग में। तो लेकिन जब सेल्फ स्टडी का टाइम आया तो मैंने स्टार्टिंग की थी 7-8 घंटे 10 घंटे पर डे से, उसको थोड़ा थोड़ा बड़ा करके 12 घंटा 13 घंटा कर लिया था। ये 12-13 घंटे आपने लास्ट टाइम में जब एग्जाम टाइम आपका नजदीक, जब एग्जाम टाइम नियर था सर, मेरा एक फंडा रहा था। मैंने जब एग्जाम के डेज होते थे 8 दिन कंटिन्यूस एग्जाम चलते हैं, 8 दिनों में कभी भी मैंने सारी रात पढ़ाई नहीं करी। मैं सारी रात बहुत आराम से सोया हूँ, बहुत आराम से। जो भी स्टडी करनी होती थी ना वो एग्जाम से पहले करके खत्म कर देता था। लगभग एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले किताब बंद, बस थोड़ा सा इच्छा हो गई तो थोड़ी सी पढ़ी। अच्छा, रूटीन वे में आप रात को पढ़ते थे, लेकिन एग्जाम टाइम में आपने रात को पढ़ना बंद कर दिया था। एग्जाम टाइम में सारी रात सोता था। तो ये जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एक जानने योग्य बात है कि यदि आपका मन रात को पढ़ने में लगता है, यदि आपको लगता है कि आपको रात को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप रात को पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और किसी को है कि भाई सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना अच्छा लगता है तो वो सुबह जल्दी, ये कोई एक सक्सेस का कोई सीधा नियम नहीं है। हाँ, लेकिन बस ये है कि जब एग्जाम टाइम आए जब आप अपनी नींद जरूर से पूरी करो, जिससे कि जो खजाना आपने पढ़ करके और अपने दिमाग में स्टोर कर रखा है वो बाहर भी आए जरूरत पड़ने पर। क्योंकि एग्जाम टाइम में यदि आप रात को जागोगे तो लिखते वक्त में आप भूल जाओगे। बिल्कुल सर। और इस वक्त में आपको ढंग से रिलैक्स होकर के सोना चाहिए। तो आपने बताया कि भाई आप एक्सेलरेट करते थे, लास्ट में 12 से 14 घंटे तक आपने स्टडी टाइम को बढ़ा लिया, अदरवाइज आप नॉर्मली 8-10 घंटे बस नॉर्मली 8। हाँ, ये अपने इंटरेस्ट की वजह से आप इसमें पढ़ लेते थे। यस सर। तो कॉमर्स के अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आप लेते तो क्या आप इतनी ही शिद्दत से पढ़ाई कर पाते? सर शायद नहीं कर पाता और शायद कर भी पाता। दोनों बातें। नहीं कर पाता का रीजन ये था कि मन में हमेशा से ही कॉमर्स थी। जबकि सर ऐसा होता है कि 10th तक शायद ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है जो हमें कॉमर्स का ज्ञान देता हो। कॉमर्स में अकाउंट्स होती है, सही बात है, बिजनेस मैनेजमेंट होता है, इकोनॉमिक्स होती है, ये कुछ भी सब्जेक्ट 10th तक तो हमारे पास होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग से क्यों पता नहीं क्यों मन में था कॉमर्स ही लेनी है, कॉमर्स ही लेनी है। तो शायद मैं अगर किसी और सब्जेक्ट को नहीं लेता तो नहीं कर पाता, और शायद कर पाता। इसका रीजन ये है कि हो सकता है मैं उसमें अपना इंटरेस्ट जगा लेता 11th के बाद। हाँ, शायद हो जाता है। लेकिन एक बेसिक अगर आपका कोई आपको समझ में आ गया कि ये आपकी मूल भावना है तो आपको उसको बैक करना चाहिए। उसको बैक करना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, अब एक मेरे को आप ये बताएं, जैसे आपने इस कोर्स के बारे में इतना सब कुछ बताया, कोई बच्चा जो पर्वत सर या पर्वत सर जैसे किसी छोटे शहर से आता हो, उसके पेरेंट्स अगर उसको इस तरह का कोई कोर्स करवाना चाहते हो तो एक इसका जो एस्पेक्ट आता है वो आता है कि इसमें क्या खर्च लग जाता है, तो इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। यस सर, ये एक लगभग हम लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं, इस तरह से छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, छोटे कस्बे से बिलोंग करते हैं, उनका ये आम धारणा रहती है कि यार जा तो रहा है लेकिन खर्चा कितना होगा, ये एक्सपेक्टेशन होती है। सर CMA कोर्स के बारे में अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तीनों लेवल की रजिस्ट्रेशन, 3 लेवल होते हैं सर इसमें, फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल, फाइनल लेवल, तीनों लेवल की इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया लगभग 50,000 के आसपास फीस अलग अलग टाइम पे रिकवर करता है। और अगर कोचिंग की बात करूं तो 1.25 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए के आसपास कोचिंग का खर्चा आता है। यानी कि 2-2.25 लाख तो सीधा सा स्टडी के लिए हो गया, उसके बाद में आपका जो और
3 साल के, बिल्कुल 3 साल के हो गए, है ना। और उसके बाद में जो आपका वहाँ रहने खाने की जो व्यवस्था आप करते हो वो उसका अलग से है। तो ये कुल मिलाकर के लेकिन इतना कॉस्टली नहीं है। और नहीं है सर। अच्छा, इसमें स्कोप भी अभी काफी है, इस वक्त में कंपटीशन कम है। बिल्कुल, एक्चुअली सर ऐसा है कि पॉपुलर इतना नहीं है, लेकिन वैकेंसीज बराबर निकलती है। जैसे अगर मैं पीएसयूज की या गवर्नमेंट की बात करूं तो हर गवर्नमेंट जॉब में किसी भी वैकेंसी में अगर अकाउंट्स के लिए कोई भी वैकेंसी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए कोई भी वैकेंसी निकली तो उसमें सीएमए को एकदम इक्वल रखा जाता है सीए के। अच्छा, तो एक जरा सा मेरे को ये बताएं, जैसे सीएमए जो है, ये जो वर्क प्रोफाइल इनका क्या रहता है, बेसिकली ये करते क्या है? सर बेसिकली अगर प्रैक्टिस की बात करूं मैं, जैसे 2 स्कोप हो गए। एक जॉब में चले जाओ आप, एक अपना खुद का सेटअप डाल लो। खुद का सेटअप डालते हैं तो सर उसमें कॉस्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इनमें स्कोप है इसका, जीएसटी ऑडिट में स्कोप है इसका। और यही चीज अगर अपन जॉब में जाते हैं तो जो भी कंपनी की वर्क प्रोफाइल होगी फाइनेंस में या एचआर में, एचआर में इसलिए क्योंकि इसका नाम अब हो गया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अच्छा, तो इसलिए एचआर में भी इसका अच्छा खासा स्कोप होने लग गया। बाकी फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसका स्कोप एज इक्वल है। चलिए, बहुत बढ़िया। कोई और ऐसा किस्सा, कोई संस्मरण या कोई ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? ऐसा किस्सा तो एक था सर, मेरे साथ फाउंडेशन में हुआ था। मैंने ये जो अभी आपको बताया कि मैं एग्जाम टाइम में रात को सोना शुरू कर दिया था, उसका रीज़न यही था। एग्जाम टाइम में सर, फाउंडेशन के एग्जाम की बात है, फर्स्ट पेपर था। तो ये क्या सीनियर्स ने माइंड थॉट बना दिया था कि यार अगर सारी रात पढ़ोगे तो रैंक लाओगे। तो मैंने कहा ठीक है यार, पढ़ के देख लेते सारी रात। तो सारी रात पढ़ा, लेकिन जो पेपर हुआ वो सर इतना घटिया हुआ कि मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी यार, सारी रात पढ़ के भी ऐसा पेपर होगा क्या। फिर सर पापा को आके फोन किया कि पापा ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ। पापा ने कहा चल अब तू कल रात को पढ़ा ना। मैंने कहा आज मेरी बात मान और सारी रात सो जा। मैंने कहा भाई एग्जाम टाइम में सारी रात कौन सोता है? बोले तू आज मेरी बात मान और सो जा। मैंने कहा ठीक है, सो गए। सर दूसरा पेपर इतना शानदार गया, उसमें 98 मार्क्स की स्कोरिंग हुई। क्या बात है। तो तब से ये फंडा बना लिया था कि यार नहीं, सोना ही है सारी रात एग्जाम टाइम में। सर उसका एक रीज़न होता है, मैंने ये जो बाद में इसको एनालिसिस किया तब ये पता चला कि हम सर जब पढ़े जाते हैं तो वो एक दिमाग में जमे जाता है। फिर एग्जाम लास्ट मोमेंट में हम क्या होते हैं सर, हाइपर हो जाते हैं थोड़ा सा। एक स्टूडेंट की होती है, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी में ये चीज़ होती है कि यार लास्ट टाइम पे यार ये भी नहीं हुआ, और वो सब ये भी नहीं हुआ के चक्कर में माइंड हिल जाता है। बस उसके बाद में फिर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर वो बाहर आता नहीं। बाहर नहीं। हमारी जो आईटी की लाइन होती है उसके अंदर में 3 चीजें बोली जाती है कि साहब इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। बिल्कुल, ये है ना भाई, आप डेटा होता है, डेटा को प्रोसेस करते हो, फिर सूचना बन के वो बाहर आती है। तो एक जो कंसेप्ट है वो ये है कि यदि आपने बहुत सारी डेटा अंदर डाल दिया है, प्रोसेस दिमाग आपका उसको कर रहा है, लेकिन वो प्रोसेस आपका शिथिल उस वक्त में नहीं होना चाहिए जब आपको उसका आउटकम या आउटपुट चाहिए हो। तो वो अगर आपका प्रॉपर वर्क करेगा तो वो तब करेगा जब आप रिलैक्सड हो, आपने नींद वगैरह पूरी कर रखी है, हल्का खाना खाया हुआ है, उसके बाद आप एग्जाम देने जाओ। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जितना आपने तैयार किया है वो मोर देन सफिशिएंट है और वो आपके काम आ जाएगा। तो ये इनका संदेश था स्टूडेंट्स के लिए। यदि हमें कभी अपने स्टूडेंट्स के लिए आपकी आवश्यकता हुई किसी भी तरह की काउंसलिंग वगैरह में, करियर कंसल्टेंसी में, तो हम आपको याद करेंगे। सर मैं हमेशा ईच एंड एवरी टाइम रेडी हूँ। आप जब भी मुझे सूचना करेंगे, मैं जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी यहाँ आकर के और बच्चों की मदद करने के लिए हमेशा से तैयार हूँ। मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर अगर किसी को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सर से ले भी सकते हैं, मैं डेफिनेटली वो भी देने को तैयार हूँ। आप मुझसे कभी भी किसी भी टॉपिक पर, किसी भी अपने करियर के लिए, किसी भी तरह की कोई भी गाइडलाइन चाहिए मुझसे ले सकते हैं, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है। एक जो इंस्पिरेशन होती है रैंक की और ये सब कुछ, ये सारी इंस्पिरेशन लाने वाला एक होना चाहिए। सर मैं कहूँगा, मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं इसे रैंक वगैरह ला सकता हूँ क्या। ये रैंक लाने का मन में जज्बा ही मेरे कोचिंग के जो मेंटर थे, ध्रुव कोचिंग क्लासेस के सर थे, पुनीत सर, उन्होंने जगाया था। उन्होंने मुझे, जब मैं फाउंडेशन लेवल में उनसे बात करने गया था ना कि सर मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे बताओ, थोड़ा गाइड करो, तब उन्होंने ही मुझ में ये प्रेरणा डाली थी कि यार तू ले सकता है, तू कर सकता है, तू रैंक तो ला सकता है। फिर घर पे आके मैंने कहा मम्मी जी ऐसा ऐसा बोला आज तो सर ने। मम्मी जी बोले अरे तू क्यों नहीं करेगा, आराम से कर पाएगा। यार ऐसा भी कोई होता है। बाबा से बात करी मैं, बाबा ऐसा ऐसा बोला है। बोले कि नहीं तू कर पाएगा रैंक ला। इन्होंने भी चढ़ा दिया, सर ने भी चढ़ा दिया। सर फाउंडेशन में 2nd रैंक थी, इंटर में 46th रैंक थी ऑल इंडिया लेवल पे, और फाइनल में वापस अभी 2nd रैंक आई ऑल इंडिया लेवल पे। क्या बात है। तो बातचीत को समाप्त करेंगे और समाप्ति से पहले आपको इसी से रिलेटेड एक जुड़ती हुई सी चीज़ सुना दूं कि भारतीय कल्चर है, पहली तो कि जब तक पूंछ में आग नहीं लगती हम लंका नहीं जलाते, और दूसरी चीज़ हनुमान जी भी भूल गए थे कि वो समुद्र लांघ सकते हैं। हमें हमारे शुभ चिंतकों से ये प्रेरणा तो चाहिए ही कि आप कर सकते हो और तभी आप कर पाते हो।
ये हमारी गलती नहीं है, हमारे बड़ेरों ने हमारे साथ में ऐसा ही किया है। तो आशा है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार के और प्रेरणास्पद इंटरव्यू साक्षात्कार देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल यूनिक वेब क्रिएशन पे। और मोहित जी लखोटिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। आशा है जीवन में आप इसी तरीके से और तरक्की करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other.